नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। राज्य की महिलाओं को त्रिवेंद्र सरकार ब्याज मुक्त कर्ज देने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 10,000 महिलाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देगी त्रिवेंद्र सरकार। योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण से करेंगे। तो महिलाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि महिलाओं को ये सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से मिलने वाली है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिलाओं को ये सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। ब्याज मुक्त लोन महिलाओं को दिया जाएगा त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से। एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। चंद्रमोहन आगे की जानकारी देंगे। चंद्रमोहन, ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को ऋण मुक्त लोन दिया जाएगा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 10,000 महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण देंगे और 5 लाख तक का जो ब्याज है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। योजना का शुभारंभ गैरसैंण से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे और जो राज्य सरकार की जो ये योजना है, इसका उद्देश्य है महिलाओं का सशक्तिकरण। लगातार महिलाओं के लिए उनको समर्थ बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयास करती रही है और ये एक महिलाएं अपने स्तर से जो स्वरोजगार की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकती हैं। ऐसे कई काम उत्तराखंड में है जो महिलाओं पर पूरी तरह से आधारित है और बड़े पैमाने पर महिलाएं करती भी हैं। तो उसको और आगे ले जाने के लिए त्रिवेंद्र सरकार की एक ये पहल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 10,000 महिलाओं को त्रिवेंद्र सरकार 5 लाख तक का ब्याज देगी, जिसपे कोई भी माफ करिएगा ऋण देगी, जिसपे कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। तो ये गैरसैंण से इसकी शुरुआत होगी। जी ठीक है चंद्रमोहन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं को ये तोहफा दिया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड को 18वें CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। यह अवार्ड उत्तराखंड को राज्यों की श्रेणी में ई मंत्रिमंडल के लिए दिया गया है। शुक्रवार 12 फरवरी को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने उत्तराखंड को ई मंत्रिमंडल और उत्तराखंड ऑडिट मैनेजमेंट के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। उत्तराखंड की ओर से यह पुरस्कार NIC के SIO के नारायण और संयुक्त सचिव गोपन विभाग ओमकार सिंह ने पुरस्कार प्राप्त किया। उत्तराखंड को यह पुरस्कार प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोपन विभाग और NIC के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए ई गवर्नेंस बहुत जरूरी है। और इस अवसर पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने भी गोपन विभाग और NIC के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ई कैबिनेट की पहल करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया है उत्तराखंड को। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कार वितरित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर कई सड़कों के प्रस्ताव सौंपे हैं। महाराज ने केंद्रीय मंत्री को चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत भी केंद्रीय मंत्री को बताई। सतपाल महाराज ने उन्हें बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों की खस्ता हालत के चलते दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन सभी प्रस्ताव पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने अपने मंत्रालय के अफसरों को राजमार्गों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के आदेश भी दिए हैं। मुलाकात सतपाल महाराज और नितिन गडकरी के बीच हुई है। कई प्रस्तावों के बारे में बताया गया। 15 फरवरी से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभाओं में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम 9 जिलों की 37 विधानसभाओं में की गई घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। सचिवालय से सीएम सभी जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घोषणाओं की जानकारी लेंगे और इस दौरान क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहेंगे। 15 फरवरी को सीएम चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं 17 फरवरी को बताया जा रहा है कि सीएम अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे।
18 फरवरी की बात की जाए तो 18 फरवरी को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, वहीं 19 फरवरी को सीएम पौड़ी और टिहरी जिले की विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। 15 फरवरी को तो बताया जा रहा है कि सीएम देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चमोली को छोड़ बाकी 9 जिलों की सभी विधानसभाओं में की गई घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। मैं करता रहता हूँ, समीक्षा तो मेरी रेगुलर मैं करता रहता हूँ। और इस समय मैंने अभी कल परसों से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन तब तक ये आपदा के कारण ये नहीं हो पाया, तो अब हम 15 तारीख से उसकी शुरुआत। खबर चमोली से। रौटी नाले के पास बनी है प्राकृतिक झील और भूस्खलन की वजह से झील बनी है। झील के बहते हुए पानी की तस्वीर अब सामने आई है और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस पर उन्होंने कहा है कि सावधान रहें। बता दें आपको कि ऋषिगंगा नदी के ऊपर क्षेत्र में एक झील बनने से त्रासदीग्रस्त चमोली में भय का माहौल बन गया है। वहीं नई जानकारी ये मिली है कि रौटी नाले के पास एक प्राकृतिक झील बन गई है। भूस्खलन के कारण बनी इस झील से पानी बहते हुए भी देखा गया है। उपग्रह से मिली तस्वीरों में भी ऋषिगंगा के ऊपर झील के बनने की पुष्टि हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से कहा है कि इसे घबराने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। चमोली से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर प्राकृतिक झील नजर आ रही है और इसको लेकर लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि अभी अभी आपदा हुई है। देखिए, वो झील का अभी हमको उसकी जानकारी है और उस पर पूरी तरह हमारे सैटेलाइट के माध्यम से उस पर निगाह रखे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो झील की स्थिति है, सावधान रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग ये 400 मीटर लंबी है। गहराई का अभी इसमें ज़्यादा अनुमान नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसमें जो मुहाने पर जो सिल्ट आया है ऋषिगंगा से और जो रॉथिंग गार्ड जो है, तो उसको उसने पुश किया है। उसके कारण वहाँ पर लगभग एक 12 मीटर उसकी हाइट नज़र आ रही है, लेकिन पानी उसमें कितना है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। तो आज भी वहाँ पर टीम जा रही है, वैज्ञानिकों की भी टीम जा रही है और कुछ प्रयास हो रहा है कि कुछ लोग वहाँ पर उनको ड्रॉप किया जाए हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो एयरफोर्स उसके लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास उसके लिए देखना होगा कि हमारे पास उसके ट्रेंड लोग हैं कि नहीं हैं। तो उसके लिए कहा गया कि कोई ट्रेंड लोग हमारे पास हैं, तो उनको वहाँ पर ड्रॉप करके और 3-4 घंटे वहाँ पर पूरा उसका अध्ययन करके और फिर रिपोर्ट सरकार को दे। ये वहाँ पर प्रयास। एक कांग्रेस का डेलीगेशन आपसे। देखिए, वो झील का अभी हमको उसकी जानकारी है। प्राकृतिक झील बन रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। चंद्रमोहन से आगे की अपडेट ले लेते हैं। चंद्रमोहन, ये प्राकृतिक झील जो देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं, लेकिन फिलहाल कैसी कुछ इससे जानकारी मिल पा रही है? क्या खतरा है इससे? जी बिल्कुल, देखिए खतरा इस झील से बिल्कुल है। और तपोवन के पास जो रैनी गांव है, उसके ऊपर जो रोंगटी क्षेत्र है, वहां पे ये झील बनी है और 400 मीटर की लंबाई इस झील की बताई जा रही है। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो बयान है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो वर्तमान स्थिति झील की दिख रही है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो सावधान जो है वो सतर्कता बरती जानी बिल्कुल जरूरी है। और इतनी बड़ी झील, क्योंकि 400 मीटर लंबी ये झील बताई जा रही है और करीब करीब क्योंकि अभी एसडीआरएफ की टीम वहां पे पहुंच गई है और ऊपर से इसकी तस्वीर ली गई है। अभी इसका स्थलीय मुआयना टीमों ने नहीं किया है। कल वैज्ञानिकों की टीम भी वहां पहुंची है, तो वो बताएंगे अपनी रिपोर्ट जो है किस तरह से इस झील क्या खतरा है पैदा कर सकती है। लेकिन जिस तरह से जो लंबाई बताई जा रही है और जो संभावित इसकी डेप्थ है 12-13 मीटर, तो वो जो आसपास का क्षेत्र है, अगर यह विकराल रूप लेती है तो आसपास के क्षेत्र में ये काफी नुकसान कर सकती है। फिलहाल इतनी स्थिति में ये झील है। अब राज्य सरकार को ही देखना है कि किस तरह से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और आपदा 7 फरवरी को आई थी, उसमें जो लोग लापता हुए थे उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसी उत्तराखंड में काफी झीलें हैं और बनती हैं, एक सीजन में झील बन जाती है। तो पूरी तरह से मॉनिटरिंग करने वाली बात है। राज्य सरकार कितनी गंभीरता दिखाती है इससे देखने वाली बात रहेगी। चंद्रमोहन, इस झील को लेकर क्या अलर्ट भी जिन जिलों की आप बात कर रहे हैं, उन जिलों में क्या अलर्ट भी जारी किया गया है इस झील को लेकर आगे को देखते हुए? देखिए, अभी प्रारंभिक तौर पर कोई अलर्ट वगैरह वहां पे जारी नहीं किया गया है। हाँ, इतना जरूर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा कहा गया है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्योंकि झील 450 मीटर लंबी है और 12-13 मीटर उसकी गहराई अभी आती जा रही है। टीमें जो है
उसका जो काफी ऊपर से जो तस्वीर ली गई है और वैज्ञानिकों की टीम भी वहां पे गई है। पूरा फिलहाल जो प्रारंभिक तौर पर अगर देखें तो काफी नुकसान इससे हो सकता है, लेकिन इससे थोड़ा पानी भी डिस्चार्ज हो रहा है। जो तस्वीर है उसमें साफ दिख रहा है कि थोड़ा पानी उससे डिस्चार्ज हो रहा है। हालांकि अभी वो उस तरह का रूप नहीं लेगी, विकराल रूप नहीं लेगी, ऐसी कंडीशन देखी जा रही है। थोड़ा बहुत पानी उससे जरूर डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन अभी अगर इस तरह की चीजें पहले ही मॉनिटर हो जाती हैं तो उनको प्राकृतिक आपदाओं को रोका जा सकता है, उनके लिए प्रिपेयर हुआ जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। एकदम से कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे 7 फरवरी को जो हुआ, वो किसी को पता नहीं था। अगर किसी को भी इस तरह की आशंका होती तो लोग, जो आसपास के लोग हैं, वो प्रिपेयर रहते और अपना जो बंदोबस्त है वो करके रखते, लोगों को समय मिलता है। ये बहुत आवश्यक है। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे उसको रोका नहीं जा सकता, केवल उससे बचा जा सकता है, प्रिपेयर रहा जा सकता है। तो राज्य सरकार अब कितनी गंभीरता से इसको लेती है, ये देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल, और इसीलिए वैज्ञानिकों की टीम भी इसके कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन इस जानकारी के लिए। 7 फरवरी को चमोली में आई आपदा के बाद से ही लापता हुए लोगों को खोजा जा रहा है। आपदा स्थल पर रेस्क्यू टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अब तक टनल में फंसे लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। चमोली में आई आपदा और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हमारे संवाददाता चंद्रमोहन ने राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट से बातचीत की है, सुनिए। 7 फरवरी को चमोली में आई आपदा के आज 5 दिन बीत गए हैं। उसी दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा के बाद जो लोग लापता हुए थे उनको लगातार तलाशा जा रहा है। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं पर इंसान का वश तो नहीं है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उत्तराखंड में इस तरह की जो आपदाएं आती है उनके लिए हम थोड़ा सतर्क रह सकते हैं, पहले से ही इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी पर हम ध्यान दे सकते हैं, उसको लेकर यहाँ बात करेंगे। और साथ ही जो रेस्क्यू अभियान है वो भी अभी जारी है। और हमारे साथ बातचीत के लिए सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट है। सर, पहला सवाल मेरा यही है, रेस्क्यू अभियान किस गति से चल रहा है और फिलहाल वहाँ पे क्या स्थिति है? देखिए, जो रेहड़ी गांव में आपदा आई है और जो रविवार की सुबह 10 साढ़े 10 बजे की घटना है, चमोली जनपद का एक दूरस्थ क्षेत्र है। तो रेहड़ी गांव से जब ये बर्फ़ फिसलने की घटना हुई, उससे जो नीचे 2 पावर प्रोजेक्ट्स हमारे बने हुए थे, वो जब क्षतिग्रस्त हुए, उसके जो वीडियो वायरल हुए, वहाँ से जब सूचना आई तो तत्काल मुख्यमंत्री जी 2 घंटे के अंदर ही जोशीमठ चले गए। जोशीमठ के बाद तुरंत वो रेहड़ी गाँव तपोवन पहुँच गए। तुरंत जो सरकारी तंत्र था, आपदा प्रबंधन का तंत्र था, जिला मजिस्ट्रेट से लेकर सभी अधिकारी वहाँ पहुँच गए थे। और हमारी जो SDRF है राज्य सेक्टर की, तो वो तुरंत उसने अपना वहाँ मोर्चा संभाल लिया। जैसे जैसे दिन प्रारंभ हुआ तो देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे देश में और विदेश में बात फैल गई कि वहाँ एक आपदा आई है। तुरंत प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से बातचीत करी और NDRF को वहाँ भेजा। हमारी जो फौज थी, हमारी वहाँ पर ITBP थी, तुरंत उसने मोर्चा संभाल लिया। हमारी एयरफोर्स भी शाम तक वहाँ पहुँच गई और आर्मी तो वहाँ पे लोकल है ही, आर्मी भी तुरंत आ गई। तो कहने का आशय है कि घटना होने के बाद राज्य सरकार जिस एक्टिव मोड पर आई है, उससे राज्य की जनता में विश्वास पैदा हुआ है कि अपनी सरकार, कभी इस तरीके की अकस्मात कोई घटना होगी तो तुरंत सरकार का जो डिपार्टमेंट है, सरकार उनके द्वार पर आएगी और उनके साथ खड़ी होगी। और जब ये घटना के बाद जो अफरा तफरी मरी, जो लोगों का पता चला, तो शाम होते होते मालूम चला कि 202 लोग मिसिंग हैं। अब 2 लोग मिसिंग थे तो उसकी पूरी जांच पड़ताल की गई। दूसरा ये था कि हरिद्वार तक तुरंत अलर्ट भी करना था कि ज़्यादा उफान, पानी का उफान ना हो, जिससे जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं जो गंगा से लगते हुए हैं उसमें नुकसान ना हो। उसके लिए तुरंत सरकार ने अलर्ट जारी किया। सारी जगह SDM, तहसीलदार खड़े हो गए। लेकिन हमें राहत मिल गई कि जब 2 बजे के बाद हमने देखा, पीपल कोटी के बाद पानी का जल स्तर कम हो गया और सिर्फ वो दलदल का जो मलबा था वो बह रहा था। इससे भी एक बड़ी हमको राहत मिली है। कहने का आशय यह है कि घटना हुई है, दुखद है। और पहाड़ों में अक्सर इस तरीके से बर्फ़ फिसलने की घटना या ग्लेशियर टूटने की घटना, कभी भूकंप की घटनाएं हमारे यहाँ होती हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड भूकंप का एक सेंसिटिव जोन भी है।
हिमालय की दृष्टि से हमारा मान भाल भी है, लेकिन वहाँ ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियरों से भी हमें समय समय पर नुकसान होता है। लेकिन हम पूरी तरीके से जनता की सेवा के लिए तैयार हैं। जनता की जो आपदा प्रबंधन होता है, हमारा पूरा तंत्र लगा है। मुख्यमंत्री जी 2 दिन वहाँ गए, एक दिन उन्होंने रात्रि प्रवास किया। प्रदेश के सारे अधिकारी डीजीपी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक 2-2, 3-3 दिन उन लोगों ने प्रवास किया, तो जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है। सर, जब 7 तारीख को सुबह करीब 10:30 बजे आपदा का समय बताया जा रहा है और उससे तुरंत बाद ही जो सरकारी तंत्र है वो बिल्कुल एक्टिव हो गया। केंद्र से भी जो खबर है केंद्र को भी मिल गई और वहाँ से भी जो वार्ता है वो होने लगी, और यही कारण है, मुख्यमंत्री भी जल्दी वहाँ पहुँच गए। यही कारण है कि जो लोग वहाँ फंसे थे, जिस हालत में थे, एक वीडियो निकलकर सामने आया कि ज़मीन से लोगों को निकाला जा रहा है जिंदा, 12 लोगों की जान बचाई गई। लेकिन अब एक सवाल ये है कि जो एनटीपीसी ने जो लापरवाही दिखाई है, जो राज्य सरकार की जो एक एक्टिव मोड में काम कर रही थी और एनटीपीसी ने लोकेशन गलत बताई, क्या अगर उस समय एनटीपीसी सही नक्शा देता तो हम जो 35 लोग अब फंसे हुए हैं, जिनकी संभावना अब कम है जीवित रहने की, उनको भी बचाया जा सकता था? इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तो ये बात है कि जहाँ ये घटना हुई बहुत ही अति दुर्गम क्षेत्र है। वहाँ पर जिस तरीके से प्रबंधन का कार्य होना है, बहुत ही जज्बे से भरा हुआ है। बड़ा ही टास्क था। मशीनें ले जाना भी एक प्राथमिकता थी कि बड़ी बड़ी मशीनें भी वहाँ पहुँचाना था। हेली के माध्यम से वहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारियों को लिफ्ट कराया गया, कर्मचारियों को लिफ्ट कराया गया। सूचना मिली कि 2 वहाँ पर टनल हैं। एक टनल में 15 लोगों की प्राथमिक सूचना थी कि 15 लोग इस टनल के अंदर हो सकते हैं, और दूसरी टनल के अंदर 35 लोगों की बात थी। तो जो 35 लोग जिस टनल में थे, वो टनल का क्षेत्र बहुत लंबा था और उसका पूरा जो मुहाना था वो दलदल से भर गया था। दोपहर होते होते, शाम होते होते मालूम चला कि 15 लोग दूसरे उसमें हैं, टनल में हैं। पहली प्राथमिकता रही कि उनको बचाना है, उनको जीवित बाहर निकालना है। किसी तरीके से उस क्षेत्र को ड्रिल किया गया और वो लोग सुरक्षित बाहर निकले। ये हमारे लिए बड़ी ही सफलता की बात रही, जिससे जज्बा भी हमारे कर्मचारियों का सामने आया, उनका हौसला भी बढ़ा। हमारे 2 पुलिस के कर्मचारी अधिकारी वहाँ शहीद हो गए, और एनटीपीसी में उस ऋषि गंगा प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले कर्मचारी और स्थानीय लोग थे वो शहीद हो गए। जो हमारे जोशीमठ से ऊपर के जितने पुल थे, 4 पुल थे, झूला पुल थे, मोटर पुल थे, वो सारे बह गए। मतलब उस क्षेत्र का पूरा जो संपर्क था देश से भी टूट गया। टावर बंद हो गए, लोग मोबाइल से बातचीत नहीं कर सकते थे। रेस्क्यू प्रारंभ हुआ। रेस्क्यू प्रारंभ होने पर जो अपनी एनटीपीसी की तरफ से जो हमको सूचना दी गई सरकार को, एनडीआरएफ से को और एसडीआरएफ को, उसी सूचना पर उन लोगों ने काम प्रारंभ किया। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहा कि जहां हम बहुत आगे बढ़ गए थे, वहां से फिर हमको वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जो लोकेशन थी उस लोकेशन पर कोई भी इस तरीके का गतिविधि नहीं देखी गई, और फिर एनडीआरएफ को और एसडीआरएफ को दूसरे क्षेत्र में काम करना पड़ा। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और अभी 5 लोग और हमारे को जीवित मिले हैं, जो टावर की वजह से जिनसे संपर्क नहीं हो पाया था, उस क्षेत्र में टावर लगाने गए थे, और 2-3 दिन के बाद जब उस क्षेत्र में टावर आया और सड़क मार्ग खुलना प्रारंभ हुआ, तो उन लोगों ने लोगों से संपर्क किया। ऐसे 5 लोग और हमारे पास जीवित हो गए हैं। अभी तक हमारे पास 34 डेड बॉडी रिकवर हुई हैं, उसमें 15-16 लोगों का आइडेंटिफाई हो गया है। लेकिन ये घटनाएं निश्चित रूप से उत्तराखंड में होती हैं तो बहुत दुखद होती है। हमारे अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, अपने देश के लोग हैं, वो हमसे बिछुड़ हो जाते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं। ये हमेशा हमें इस बात का खौफ रहता है, डर रहता है। उसके लिए सरकार ने प्राइमरी तौर पर जो अपनी सुविधाएं कर सकते हैं, हम लोग जो भूकंप रोधी यंत्र लगाते हैं, अभी भी मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए सैंक्शन किया है। हमने उस क्षेत्र में गांव के लोगों के विस्थापन के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे जितने राज्य में सेंसिटिव जोन है उनका चिन्हीकरण भी हो गया है। हमने इसके लिए जो बड़े बड़े टावर लगने थे वो भी लगाने प्रारंभ कर दिए हैं। हम भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। ऐसी घटनाएं तो अकस्मात होती हैं, कभी भी हो सकती है। सोते हुए आदमी सो रहा है, रात्रि में कुछ घटना हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो सरकार ने जिस जज्बे के साथ में हिम्मत दिखाई है, जनता के साथ खड़ी रही है, इससे राज्यवासियों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। सर,
एनटीपीसी के जो पावर प्रोजेक्ट होते हैं, एक बार देखने को मिला था कि यूपी के उच्चाहार में भी कोई दुर्घटना हुई, उसमें भी लोगों की जो है मौत हुई। और अपना जो ये इलाका है हिमालय का, ये काफ़ी संवेदनशील इलाका है और यहाँ पे जो अर्ली वार्निंग अलार्म सिस्टम है जो वो होना चाहिए। हालांकि जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आए थे वो ये बात कहकर गए हैं कि इस तरह के जितने भी जो पहाड़ी राज्य हैं, अगर हमारा प्रोजेक्ट वहाँ लगेगा तो हम ये सुविधा वहाँ रखेंगे। क्या राज्य सरकार भी मजबूती के साथ ये पैरवी करेगी कि आप एनटीपीसी वहाँ पे इस तरह की सुविधा दे, ताकि जो लोग वहाँ पे हैं उनका जो व्यापक हित है वो देखा जा सके? देखिए, सबसे पहले लोगों का हित है, लोग सर्वोपरि है। जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो उस प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि वो हमारे देश की, हमारी प्रदेश की जनता है, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उनको हमको सुरक्षित भी रखना है, उनको दीर्घायु भी रखने का हमारा प्रयास है। इसमें कोई भी कोताही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाती है। सरकार ने उन सभी संभावनाओं पर बात करी है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार भविष्य में इस तरीके की अप्रत्याशित जो घटनाएं हों उसको रोकने के लिए, और इस तरीके के यंत्र हों, इस तरीके का डेवलपमेंट हो, उसके लिए पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। केंद्र ने भी इस मामले में हमको पूरी सहायता करी है और नेवी तक के हमारे पास वहाँ के जवान पहुँच गए हैं। फाइनेंस की दृष्टि से भी आर्थिक मदद केंद्र ने हमको दी है। हम वो सारी तैयारियां करेंगे, उन सारी संभावनाओं पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्र से संपर्क में हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम इससे और बेहतर तरीके से अपनी एसडीआरएफ को, अपनी एनडीआरएफ को और अपने प्रदेश का जो हमारा आपदा प्रबंधन है उसको और मजबूती के साथ प्रस्तुत करेंगे। जो लोग वहाँ आपदा से प्रभावित हुए हैं उनके विस्थापन को लेकर किस तरह से राज्य सरकार ध्यान दे रही है? देखिए, राज्य सरकार ने जिन लोगों का बिल्कुल जो गांव थे रेडी गांव से लगे हुए, ऐसे गांवों का चिन्हीकरण कर दिया है कि कभी अकस्मात इस तरीके के आएगा, वो सेंसिटिव जोन में है, उनको हम दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के लिए उसके लिए प्रपोजल्स बना रहे हैं। दूसरा, जो लोग वहाँ हताहत हुए हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको 4 लाख प्रदेश सरकार ने, 2 लाख केंद्र सरकार ने उनके लिए घोषणा करी है। इसके अलावा भी उनके परिवार के लोगों का पूरा केयर करने के लिए, उनको लुक आफ्टर करने के लिए सरकार की वचनबद्धता है। मुख्यमंत्री जी ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि किसी भी क्षेत्र में है, सरकार उनकी पूरी जिम्मेदारी के साथ में सहायता करेगी। उनके साथ सरकार खड़ी है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ खड़े होकर लोगों के साथ बैठकर रात्रि प्रवास करके इस बात को भी साबित कर दिया है कि जनता के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है हम करेंगे, उसमें हम कोताही नहीं करने वाले हैं। इस बातचीत के लिए धन्यवाद। राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमसे आपदा को लेकर बात कर रहे थे और तमाम जो सवाल थे उन पर उन्होंने बड़ी गंभीरता से अपनी बात रखी है और आपदा स्थल पर अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर, उनको तलाशने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। और अब एक बार जो रणनीति भी बदली गई है, अब ड्रिल करके जो है फंसे हुए लोगों को निकालने की बात की जा रही है, तो संभावना है कि जल्द ही ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। अपने कैमरा सहयोगी विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं चंद्रमोहन, हिंदी खबर, देहरादून। तो आकस्मिक घटना हुई है जिससे निपटा जा रहा है और आगे भी इस तरीके की अगर घटना होती है उससे भी निपटा जाएगा। अलर्ट इससे उत्तराखंड हो गया है, ये राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट कहते हुए नजर आए। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तरकाशी जिले के अधिकतर वन क्षेत्रों में इन दिनों आग का तांडव देखने को मिल रहा है। जंगलों में आग लगातार भड़क रही है और जिससे लाखों वन संपदा को लाखों का नुकसान हो रहा है, वन जीवों को भारी नुकसान हो रहा है। जिले के यमुना घाटी, राडी टॉप, टोंस वन प्रभाव में गंगा घाटी के कई क्षेत्रों में भीषण आग लगी हुई है, जिसको वन विभाग बुझाने में अब तक बताया जा रहा है कि नाकाम नजर आ रहा है। वन विभाग के अधिकारियों की बात तो वो आग पर लगातार काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी जगह और दूर जंगलों में भड़की हुई है, लगी हुई है, जहां तक पहुंचना उनके लिए नामुमकिन सा नजर आ रहा है। फिर भी वन विभाग अपने सीमित संसाधनों से आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। वन विभाग के पास संसाधनों की कमी होने से जंगलों की आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।